वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा है कि दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी इज बॉस। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बहिष्कार कर रही हैं ये अपनी ही चतुराई की चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। 24 में 24 से ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष में। लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ जागरण न्यू मीडिया के स्टूडियो से और इस स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान हैं जो मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद, वक्ता और बेहद ही सरल इंसान है। और इनकी खासियत ये है कि मुश्किल से मुश्किल विषय को बड़े ही सरल अंदाज में सबको समझाते हैं। नकवी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक ऐसे समय पे हमारी मुलाकात हो रही है नकवी जी जहाँ पर दिल में एक बहुत खुशी भी है और एक दर्द भी है, अगर सच कहे तो, क्योंकि ये जो समय है आज़ादी का अमृत काल है और जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको भव्य और दिव्य बनाने की जो तैयारी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक तरह से लामबंद हो गया है। और एक आप अगर रोशनी डाल सके, किस तरह की तस्वीर है जो कि विश्व पटल पर जाएगी? देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है। मैं उस बात को शुरू करने से पहले कहूँगा कि वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। तो जो वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। तो ये नरेंद्र मोदी जी वो है जो एक धारा चल रही थी कि कांग्रेस के बगैर कोई सरकार चल नहीं सकती, कांग्रेस के बगैर जो है वो सुशासन हो नहीं सकता, शासन हो नहीं सकता, कांग्रेस के बगैर कोई परफॉर्मेंस कर नहीं सकता, स्टेबिलिटी हो नहीं सकती। और ये बात सही है कि अगर आप देखें तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय के बाद एक गैर कांग्रेस सरकार स्टेबिलिटी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के साथ रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये चीज़ परिवार तंत्र को कभी भी पचेगी नहीं। और ये भी नहीं पच रहा है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र क्यों परवान चल रहा है। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा है कि दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी इज़ बॉस। दुनिया ये को क्यों कह रही है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, ये मोदी जी ने साबित कर दिया है। दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया के बड़े बड़े देश जो है वो मोदी जी से ऑटोग्राफ की बात कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए हमने कहा ना कि उसी को किनारा मिलता है जो धारा चेंज कर सकता है, और धारा उन्होंने चेंज की। और वो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहाँ पर दिख रही हैं और जिस तरह की विपक्ष यहाँ से तस्वीरें इस वक्त भेज रहा है, ये दो तस्वीरें भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिए, आप जा रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में जी, कुछ ही महीनों के बाद जी, और पार्लियामेंट के चुनाव में आप पार्लियामेंट के चुनाव के बहिष्कार का एजेंडा लेके जा रहे हैं, तो जनता आपको जो है वो पार्लियामेंट में कैसे भेजेगी? आप कह रहे हैं कि संसद के का चुनाव हम लड़ेंगे लेकिन संसद का बहिष्कार भी करेंगे। सांसद बनने के लिए संसद का ही बहिष्कार। और ये आप नहीं देख रहे हैं, ये कोई नया लोग कह रहे हैं नई चीज़ है। जी, आप देखें, जब से ये 9 सालों से मोदी जी की सरकार है, किसी दिन भी ये हताश निराश आत्माएं शांति से नहीं बैठी। इन्होंने हर दिन जो है वो पॉलिटिकल पाखंड किया, मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश में बदल दिया। पूरी दुनिया को के सामने भारत को बदनाम करने, भारत के ख़िलाफ़ षड्यंत्र करने और साजिशों करने का एक बहुत बड़ा ताना बाना इन्होंने बिना, चक्रव्यूह बिना, लेकिन ख़ुद ही अपने इस चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से ये फंस गए। और आज जो है वो जो संसद बनी है वो कोई जो लोग कहते हैं कि साहब अभी ये लोग लामबंद हो गए, विरोध कर गए, वो लोग थोड़ा सा उनकी जो लोग कह रहे हैं उनकी हो सकता है कि याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो। मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते भी देख रहा हूँ कि जिस वक्त मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि हम इस अमृत काल में लोकतंत्र के मंदिर को भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, और जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके सम्मान को भी हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे जो अभी है। उसके बाद सवाल उठने लगा कि साहब ये मोदी जी बहुत सपने देखते हैं, मोदी जी जो बहुत जो है वो उड़ी छुड़ी बातें करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है, ये कैसे बना लेंगे, एक चीज़। उसके बाद फिर आई कि बात शुरू भी हो गया काम।
फिर उसके बाद कहा कि साहब ये तो बेतहाशा फिजूल खर्ची मोदी जी कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। फिर कोविड के टाइम में भी इसी तरह के सवाल खड़े, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया कि साहब इस पर रोक लगनी चाहिए। वो सब चीज़ें उससे फेल होते गई है। और इन्हें ये बात यकीन नहीं थी कि 2024 से पहले ये हमारा अमृतकाल में लोकतंत्र का ये शानदार जानदार मंदिर फिर से बन जाएगा। अब कहते हैं जी हम तो बहिष्कार कर रहे हैं, हमें बुलाया नहीं गया। अब इसमें तो कोई शादी तो हो नहीं रही थी किसी का कोई बर्थडे नहीं हो रहा था, किसी का कोई फंक्शन नहीं। तो लोकतंत्र के मंदिर का कार्यक्रम है। उस लोकतंत्र के मंदिर में जो भी जिसको भी संविधान में श्रद्धा है, संसद में श्रद्धा है, संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा है, उसे तो आना ही चाहिए। हालांकि यहाँ तो न्योता भी दिया गया है। और मंदिर है, मंदिर में सब समान होते हैं, सब वही कह रहे हैं, सब समान होते हैं। अब एक ही चीज़ कहते हैं कि साहब जो है वो जो जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो धरोहर थी उसको कैसे आप वहाँ भी एक कंट्रोवर्सी बना दी। हाँ, उसको भी एक कंट्रोवर्सी बना दिया गया है जी। बट जो विपक्ष जैसा कि कह रहा है कि जब राष्ट्रपति को सभी अधिकार मौजूद हैं सत्र को शुरू करने का, सत्र को समापन करने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये सब एनश्राइंड है तो वाई सच एन इम्पॉर्टेंट ओकेशन से वो नदारद है। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, खुद ही अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बहिष्कार कर रही हैं ये अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई हैं। तमाम तरह की विधानसभाओं के उद्घाटन हुए जिसमें कि मुख्यमंत्रियों ने किया, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी गई, उसमें राहुल गांधी जी गए, उसकी लिस्ट एक बहुत लंबी है। तमाम ऐसे और कार्यक्रम हुए जिसमें कि सोनिया गांधी जी तो न प्रधानमंत्री हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर ज़रूर कह सकते हैं उस समय की आप, लेकिन वो वहाँ पे जाती थी और उनके आप भी जाके देखें कि उनके जो बोर्ड है वहाँ उनमें नाम उनके लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे वो है, फिर हो सकता है राहुल गांधी जी हों, फिर ये हों, फिर वो हों, फिर मुख्यमंत्री हों, वहाँ पे भी राज्यपाल नदारत रहते थे। तो ये मुझे लगता है कि ये तर्क जो है उनका कुतर्कों से भरा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट ये भी कह रहे हैं कि संविधान के तहत ये असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। पहुंचने जाने दीजिए, ये तो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इनको क्या उसका सिला मिलता है ये भी जानते हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, इस अमृतकाल में नई संसद और ये जो हमारे शानदार और हमारी बहुत ही गौरव का पल है वो पूरा होगा। देखिए, जनता ने इनकी इस निगेटिविटी के बावजूद भी 2014 के चुनाव में मोदी जी को 283-84 सीट दी। उसके बाद फिर इसी तरह के हंगामे करते रहे, हाहाकार मचाते रहे, पूरी तरह से लोगों को गुमराह करते रहे। फिर 2019 के चुनाव में लोगों ने 303 सीटें से ज़्यादा नवाज दिया और आज जो है वो पूर्ण बहुमत की पूरे जनादेश की सरकार है। वो समय नहीं है कि जब कांग्रेस की बैसाखी पे सरकारें चलती थी। याद होगा आपको, जनता पार्टी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो कि पूरा कार्यकाल पूरा कर पाए। एक चीज़, अटल जी की भी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने जो है वो कांग्रेस को 40 पे ला के ढकेल दिया और बीजेपी और एनडीए जो है वो 300 से प्लस हो गया। तो ये उनको अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये डायनेस्टी की बंधक रहनी चाहिए, ये जो प्रजातंत्र है ये परिवार तंत्र का बंधक रहना चाहिए। अब वो हो नहीं पा रहा है। पर आप मानेंगे कि वो जो गठबंधन की गठरी में जो छेद थे वो छेद भरने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि एक मौका मिल गया लामबंद होने का और अब 2024 सब नज़र में भी है। तो उस लिहाज से ये मौके जो हैं ये भुनाते भुनाते 2024 में जो घेरने की तैयारी है, क्या मुश्किल हो सकती है? अच्छा, आपको एक याद होगा 2018 में एक चुनाव हुआ था जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और भी कई राज्यों में हुए थे। उसमें विपक्ष के कुछ पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है वो ये सारे के सारे बैठने लगे, बैठक शुरू हो गई इनकी कि साहब अब तो विपक्ष की एकता करनी ज़रूरी है और 2019 में मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। अब ये उल्टी गिनती मोदी जी की गिनने में लगे रहे और जनता सीधी गिनती में डटी रही और जिसका नतीजा हुआ कि 262 से जो है वो 303 सीटें, 282 से 303 सीटें क्रॉस कर गई। तो इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। पहले वो छेद को रफू करें, फिर मतभेद को रफू चक्कर करें, फिर 10-20 साल बाद सोचें।
एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक बहुत चीज़ें देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति एक दूल्हा बन गया और दूल्हा बन करके आपके पास पहुँच गया कि भैया मेरी बारात में चले चलो, और जहाँ वो बारात के लिए बाराती बनाने के लिए जा रहे हैं वो कह रहा है कि हम खुद ही तैयार हैं भैया अपना सेहरा ओरा सामान लेकर के दूल्हा बनने के लिए। तो 24 में 24 से ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष में। तो इसीलिए एक चीज़ बहुत साफ है कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो यहाँ पे एक शख्स के हाथ में घर है नहीं, ये पूरा के पूरा जुगाड़ का जनादेश, और इस तरह की जो धूर्तता है वो कभी नहीं चलती। नकवी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको सुन रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें आप पूछना क्या, क्योंकि आपके बोलने का अंदाज ही कुछ इतना निराला है कि जो सुनने वाला है वो सुनता रह जाता है। लेकिन क्या इस वक्त कर्नाटका में भी जो जिस तरह का प्रदर्शन देखा गया, अब तक चिंतन मंथन हो चुका होगा, क्या इसका असर आपको लगता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें खासकर मध्य प्रदेश और उसके बाद एक चीज़ समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है जी। अब कभी कभी ये कहते हैं कि साहब, मैंने जो सुना है कि कई कह रहे थे कि साहब वो मोदी जी तो विपक्ष के नेताओं से बात नहीं करते। आप ज़रा से चले जाइए, आप पार्लियामेंट जाते रहते होंगे, उनके पार्लियामेंट के ऑफिस में और भी तो तमाम जहाँ जाते हैं, विपक्ष के नेता ज़्यादा बैठे रहते हैं, मिलते रहते हैं मोदी जी से। और इवन मैं तो कभी नाराज़ भी हो जाता था कि वो उसने इतनी गाली पार्लियामेंट के अंदर दी एक नेता ने, मान लीजिए, और बाहर मिले और मोदी जी उसको थपथपा रहे हैं कि वाह तुमने तो बड़ा ज़ोरदार भाषण किया। ये उनके एक डेमोक्रेटिक और एटीट्यूड और अप्रोच है। और इसलिए हम कई जगह चुनाव जीते हैं, कई राज्यों में जीते हैं और कई जगह हारे भी हैं। ये नहीं है कि हम कोई ये कह दें कि हमने जीत का जो है वो अमृत पी के आए हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है वो जीत और हार दोनों सबक और संदेश देती है, और उस सबक और संदेश को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक सवाल है विधानसभाओं के चुनाव का, उसके बाद लोकसभा के चुनाव का, लोकसभा में जो है वो आज जो सबसे बड़ा इशू है वो इस देश में जिस वक्त मोदी जी ने को ये सत्ता मिली है उस वक्त क्या हालात थी देश के। चारों तरफ जो है अव्यवस्था थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, करप्शन जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था। मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी की। उसका नतीजा हुआ कि आपको पारदर्शिता भी दिख रही है, आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, ट्रांसफार्म भी देख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज दुनिया, इन्होंने बहुत भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज दुनिया कह रही है कि मोदी इज़ बॉस। आज दुनिया कह रही है कि भारत जो है वो महान है। वो देश जो देश की जिसका कि जिन देशों की नज़र जो है भारत को लेकर के अच्छी नहीं थी, उनका नज़रिया बदल गया। आज हर भारतवासी जो जाता है वो गर्वान्वित होता है, जो रहता है वो खुश होता है कि साहब हम भारत के रहने वाले लोग हैं। आज वहाँ पर करप्शन की बात नहीं हो रही है, कुशासन की बात नहीं हो रही है, पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं हो रही है। आज वहाँ ये नहीं हो रहा है कि साहब एक सुपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चल रहा है, वहाँ से जो है वो प्रपोज किया जाता है और सरकार डिस्पोज करती है, ऐसा नहीं होता। आपने गर्वान्वित होने की बात करी है, और सही में सभी को गर्व भी है। और जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं और 28 तारीख को जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। नकवी जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा नया संसद है वो संस्कृति को आधुनिकता से जोड़ेगा? देखिए, एक चीज़ मैं बहुत सोचता हूँ, और क्या कि मैं तो गवाह हूँ जिस वक्त इसकी कल्पना भी की थी मोदी जी ने उस समय से। तो मैं इसकी कल्पना कब से शुरू कर 2000 मेरी समझ से 2015 से ही 14-15 से 15 के बाद से शुरू कर दी थी। मतलब 8 साल में सपना पूरा कर दिया। तो मैं उस समय उनको भी कहता था, मैं कहता कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो ये उनका जो संकल्प है वो सिद्धि में बनाना उनकी फितरत रही है। और जिस वक्त उन्होंने ये बात सही है कहा था, बहुत से हम जैसे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे बनेगा। ये तो वर्षों में कितना लगा होगा, 20 साल, 25 साल, 50 साल लग गया होगा, तब ये बनी है पार्लियामेंट।
तो ये क्या 3-4 साल में कैसे हो पाएगा? लेकिन मोदी जी ने खुद उसको मॉनिटर किया, खुद जाते थे, रात रात में 3-3, 4-4 बजे जाना, जाकर के उसकी बारीकियों को देखना, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनके साथ बैठना, उनके साथ चाय पीना, उनको प्रोत्साहित करना, जिसका नतीजा हुआ कि डबल स्पीड से लोगों ने उत्साह के साथ काम किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये उनकी परिश्रम का परिणाम और तपस्या की ताकत है, जिसे कि कई लोग जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको तो लगता है कि ये हो कैसे गया। असल में वो कहते हैं कि हम सोचते थे और मोदी जी करते थे, कर कैसे देते हैं। तो वो जो कर देते हैं कैसे कैसे उन्होंने इस बात को रिजल्ट में परिवर्तित कर दिया, जो कि रेजोल्यूशन रहता था। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उनके लिए समस्या है, लेकिन देश के लिए गर्व का विषय। जैसा हम सुन रहे हैं कि अगले 150-200 साल तक अब हमें नए संसद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आधुनिक है जिसे तैयार किया गया है। लेकिन कुछ विपक्ष में ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर कुछ चेंज होता है तो हम इसमें देखिए टेक्निकल बात देखिए आप कि जिस वक्त संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जिसे सेंट्रल हॉल अब कहते हैं, आप लोग जाते रहते होंगे, लगभग 386-7 उसमें मेंबर थे संविधान सभा में। उस संविधान सभा की मीटिंग ठीक ठाक से हो गई थी। उसके बाद जो है वो कभी भी पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता था तो वो सेंट्रल हॉल में जगह नहीं होती थी। लोकसभा जिस समय की ये 52 में हुई होगी तो अप्रॉक्सीमेट 480 के 89 के इर्द गिर्द मेंबर हुआ करते थे उस समय। आज जो है वो इतनी बड़ी संख्या हो गई। ऐसे ही राज्यसभा हो गई जहाँ पे कि चिपक के बैठना पड़ता है। एक तो ये विषय है ही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें कोई ऐसी भी चांस नहीं है कि आप दीवारों को तोड़ करके और बढ़ा दीजिए। ये नहीं कर सकते आप। एक दीवार तोड़ेंगे 4 की गिर जाएगी। आप ऊपर की छत को देखिए तो उसको जो है वो ये जो लोहे की जाली है उससे रोक के रखा गया है। पार्लियामेंट की दोनों गुंबदें, 2 गुंबदें और भी जितनी होंगी उसकी, तो ये कई ऐसी चीज़ें थीं। उसका महत्व कतई ख़त्म नहीं हो रहा है। पहली बात समझ लीजिए, वो एक हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार स्तंभ था, शानदार धरोहर है, थी और रहेगी। लेकिन किससे ये कतई नहीं होता कि साहब ये एक दूसरा मंदिर बन गया तो ये मंदिर जो है वो उसका कोई महत्व ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सिंगोल को लेकर भी सियासत चल रही है और कुछ चिन्हों को धर्म विशेष का भी बताया जा रहा है। इसको आप कैसे देखें, क्योंकि हर चीज़ को धर्म से जोड़ देना और उस पर राजनीति करना, ये कुछ लोग जो नंदी से नफरत कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी दिमाग कहाँ चला गया है। अरे भैया, आप आज की बात कर रहे हो, जब संविधान सभा हुई उसमें तो नेहरू साहब भी थे, नेहरू जी भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, मौलाना हसरत मोहानी भी थे, तमाम लोग भी थे, तमाम महापुरुष थे। आज भी जो है वसुदेव कुटुंबकम वहाँ लिखा हुआ है, सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वस, वो पूरे संस्कृत के श्लोकों से भरा हुआ है। तो क्या वो वहाँ पर जो है वो कोई धर्म से उसका मतलब हो गया? अरे ये जो श्लोक हैं, ये जो हमारे देश की संस्कृत संस्कार का एक सार्थक तरीका है, सबक है वो। उस सार्थक सबक को आप जो है वो सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तो एक मंदिर है जो हम बात कर रहे हैं, मंदिर में सब एक होते हैं, तो क्या कोशिश की जाए कि विपक्ष के जो 20 नहीं मिल रहे हैं इस वक्त वो भी आए? क्या उनको आपने देखा होगा अमित शाह जी ने अपील की और भी हमारी सब लोग नहीं, असर कुछ नहीं है। उनको तो ऐसा है कि एक चिकना घड़ा है ये लोग। इनको जो है वो एक माइंडसेट, निगेटिव माइंडसेट बना हुआ है। मैंने भी उनसे यही कहा, कई लोगों से कहा, हमने कहा देखो ऐसा है, उसका वास्तु वगैरह बहुत अच्छा है और उसमें जो है वो आप लोग बैठोगे तो ये जो आपके दिमाग में कुछ, अगर जनता ने आपको जनादेश दिया और बैठोगे आप, तो दिमाग में जो आपके नेगेटिविटी का, नकारात्मकता की बर्फ़ जमी है, हो सकता है पिघले और कुछ जो है वो देश के बारे में सकारात्मक सोचो, क्योंकि आप तो एकदम नेगेटिविटी से भर गए हो। अब उनको लगता है कि हम जो है वो टी-शर्ट पहन के टार्जन बन जाएंगे, किसी को लगता है कि हम जो है वो ट्रक पे बैठ करके जो है वो बहुत बड़े 30 मार खा बन जाएंगे, तो वो होता नहीं है। 28 मई को हमें क्या खास देखने को मिलेगा?
देखिए 28 तारीख एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और पीढ़ियों के बाद ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन के देश के लोग गवाह बनेंगे। जो लोग उसमें गवाह बनना नहीं चाह रहे हैं ये उनका दुर्भाग्य है। या तो वो लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के प्रति या संसद के प्रति उनका विश्वास नहीं है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले एक पार्टी के नेता विदेश में गए, उन्होंने जा कर के संसद के बारे में, संविधान के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस तरह की दुष्प्रचार वाली बात करी, जिस तरह के गलत बातें करी और जिस तरह से दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये जो है वो यहाँ पर किसी की सुनी नहीं जाती, उसके बाद भी दुनिया यही कह रही है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है इंडिया में। ये इनको नहीं हजम होगा किसी कुछ लोगों को, और इसलिए जो है एक और शगुफा और शोशा छोड़ दिया। हर 6 महीने के इंटरवल के बाद एक मुद्दा लेके आते ही है। वो मुद्दा आता है, आने के बाद जो है वो खुद अपने आप अपनी मौत मर जाता है। तो इनकी दिक्कत ये देखो, कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं, कांग्रेस की ज़मीन बंजर है, लेकिन उनके हाथ में अभी भी बेवफाई का खंजर है। तो ये जो ज़मीन बंजर और बेवफाई का खंजर लेके घूम रहे हैं ये लोग जो है बहुत हिस्ट्री शीटर, बहुत ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लोग हैं जो डेमोक्रेसी को कैसे डिमोलिश करो और डायनेस्टी को कैसे जो है वो डिग्निफाई करो, ये कोशिश है। नकवी जी, ये तो कांग्रेस की बात करी। आपके अरविंद केजरीवाल जी भी काफ़ी सारी मुलाकातें कर रहे हैं। अभी उनकी पवार जी से मुलाकात हुई है, ममता जी से मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकातों का दौर है, इसका असर 2024 में कितना आपको... अच्छा, एक बात बताइए आप कि इनका मुद्दा दूसरा है, दूसरे लोगों का मुद्दा दूसरा है। एक कहता है कि हम संविधान इसके मकसद एक है, इट्स मोदी वर्सेस बस संसद के हम बहिष्कार के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। ये कहते हैं जी हम अध्यादेश के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। अब अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से ये समर्थन लेने जा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी, उनके शासनकाल में हर 2 महीने में एक नया ऑर्डिनेंस दिखाई पड़ता था। मैंने उसमें पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था, मैंने कहा भाई तुम तो आप पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गए। आप जो है वो पार्लियामेंट में इशू लाते नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा, आप दूसरे दिन ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे। मुस्लिम महिला आरक्षण पे जो फैसला हुआ वो उस पर तुरंत ऑर्डिनेंस आकर के और उसको जो है वो निष्प्रभावी करने के लिए काम शुरू हो गया। उसके अलावा एक के बाद एक जो है वो ऑर्डिनेंस की भरमार हुआ करती थी। जहाँ पर सरकार को संवैधानिक रूप से ये अधिकार है कि जहाँ पर ज़रूरत होगी, देश के हित में होगा, संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए होगा, वहाँ पर ऑर्डिनेंस ला सकती है। लेकिन ये नहीं है कि बेतहाशा आप ऑर्डिनेंस ही लाओ और पार्लियामेंट में मत आओ। आपने कुछ देर पहले नकवी सर आपने कहा था कि मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि विपक्ष में भी उनकी काफ़ी मुलाकात होती है। राजस्थान को लेकर काफ़ी खबरें हैं, जिस तरह से सचिन पायलट जी अपना रुख जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। क्या वहाँ पे भी किसी मुलाकातों का दौर लग रहा है? मैं देखते एक बात बताऊँ आपको, ये तो खैर वो अलग है, लेकिन वैसे उनका नेचर ही है ये। आप मोदी जी का अगर एक हिस्ट्री देखेंगे तो जिस वक्त वो 2000 में गए हैं यहाँ से, 2001 में गुजरात, उस समय बहुत बड़ा संकट था जी। जैसे अभी 2014 में जब यहाँ जनता जनादेश दिया तो बहुत बड़ा संकट था। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। तो इस घोटालों के घंटा घर पे खड़े होकर के और सुशासन का बिगुल बजाना था, और वो उन्होंने बजा के दिखा दिया और करके दिखा दिया। तो उस वक्त जो है वो भूकंप आ गया था, भूकंप को ठीक किया, लोगों के लाखों लोग तबाह हो गए थे, उनकी सेहत सलामती की सुरक्षा की। आज दुनिया कहती है कोई कच्छ हो या भुज हो या गुजरात हो, एक डेवलपमेंट का मॉडल बना दिया। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो बना के दिखा दिया। उसके बाद जो है खुद जाइए आप, वहाँ पर आप सेक्रेटेरिएट देख सकते हैं, वहाँ पे नया सेक्रेटेरिएट बनाया था, वो भी उन्होंने समय तय कर दिया था कि हम ये सेक्रेटेरिएट नया बनाएंगे। विज़न है उनका। और उसी तरह से जब यहाँ पर भी आए तो उन्होंने एक के बाद एक, खाली ये सेंटर विस्ता की बात नहीं है, एक के बाद एक आप काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के महाकाल से लेकर के राम मंदिर के निर्माण से लेकर के आप एक लंबी श्रृंखला है, 370 के खात्मे से लेकर के उन्होंने जो तमाम जो है वो रिफॉर्म के जो ज़रूरत समझी और जिसकी ज़रूरत देश को पहले बहुत दिनों से थी,
वो की। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट की कि इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया, अलगाववादियों से मुक्त कराया और दंगों और दबंगों से मुक्त कराया। आप देखिए ना, एक ज़माना था कि आप लोग रोज़ रिपोर्टिंग करते थे कि साहब आज लाजपत नगर में जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, आज जो है वो मक्का मस्जिद में हो रहा है, आज अजमेर में हो रहा है, आज काशी में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, बनारस में, मतलब देश का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर जो है हर 2 महीने में 1 महीने में आतंकवादी अपनी शैतानी हरकत नहीं करते थे। मुंबई ब्लास्ट सब देखने, उसी तरह दंगे हुआ करते थे। कभी भिवंडी जल रहा है तो कभी भागलपुर जल रहा है तो कभी मलियाना जल रहा है तो कभी मेरठ जल रहा है। हज़ारों लोग जो है वो बेगुनाह लोग मारे जाते थे। तो एक तरफ जो है वो सांप्रदायिक उन्माद का माहौल रुका और वहीं दूसरी ओर आतंकवाद का जो बेतहाशा बेखौफ माहौल था वो ख़त्म हुआ। इससे किसी को, एक हिंदुस्तानी को कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी को सुरक्षा का भी एहसास हुआ और शांति का भी एहसास हुआ। अगर संसद की हमने बात करी, ये एक उत्सव है जो कि हम मनाने जा रहे हैं, बट विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस उत्सव का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर 2024 के चुनावों में। आप भी फ़ायदा उठाओ ना, आप भी आओ उसमें, आप भी जो है उसमें आहुति दो ना। वो शायद इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आप भी आहुति दो ना। किसने मना किया है? आप तो जो है वो उल्टी पतली गली से भाग लिए पहले ही और आपने कहा कि ये हम तो आएंगे नहीं, इस महायज्ञ के हिस्सेदार, भागीदारी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र पे बहुत विश्वास रह नहीं गया। हमारा तो जो है वो प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं है, परिवार तंत्र पे विश्वास है। और आप देखें जितने इकट्ठा हो रहा है उसमें 95% परिवार तंत्र वाली पार्टियां हैं जी। उनकी खुन्नसी मोदी जी से यही है कि मोदी जी ने परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र को क्यों प्राथमिकता दी। जी नकवी जी, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त संगठन महाराष्ट्र और राजस्थान की लेकर अगर मैं बात करूं, वहाँ पर आपको कितना सुदृढ़ लग रहा है? क्योंकि कर्नाटका का शायद कुछ ना कुछ तो, क्योंकि वहाँ पर भी मोदी जी के नाम पर ही कैंपेन चले थे, वोट मांगे गए थे, तो क्या उसका किसी तरीके का, और संगठन में ऐसे सुनने को भी आ रही है, सुगबुगाहट हो रही है कि थोड़ा बहुत तालमेल में कमी भी है, तो क्या उसका कुछ आपको लग रहा है कि? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। उसमें जो है वो निचले स्तर से लेकर के और ऊपर तक जो है पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कहीं पर संगठन में थोड़ी कमज़ोरी भी हो सकती है, कहीं पर मजबूती भी हो सकती है, समय समय पर उसके सुधार के लिए काम होता रहता है। लेकिन एक चुनाव कहीं से हार गए तो इसको हम ये समझें कि संगठन की बहुत कमज़ोरी थी, या जो है वो नेतृत्व ने जो है वो अपना आप करिश्मा नहीं दिखा पाया, ये सोचना गलत है। जिन नेतृत्व और जिन नीतियों के और जिन कार्यक्रमों और जिन सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है, आज 200 से 303 और 304 तक पहुँची है, 2 से लेकर 303 304 तक पहुँची है, तो उसको आप जो है वो एक चुनाव के आधार पर उसका गुणा भाग नहीं कर सकते। अब ये अलग बात है कि ये जो है वो मोदी जी के उल्टी गिनती के गुणे में लगे रहते हैं, जनता जो है वो सीधी गिनती का भाग करती रहती है। तो हर बार ऐसे ही होता है, अभी भी देखिएगा ऐसे ही होगा। कई जगह पर हमारी चुनौतियां होंगी, कई जगह पे हमें ऑर्गेनाइजेशनली जो है वो और मजबूती के साथ काम करना होगा, वो करते रहते हैं। चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी और सारी खबरें आपको यहीं पर सबसे आसान और सटीक तरीके से हम जागरण न्यू मीडिया पर आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन नकवी सर, जाते जाते, क्योंकि हम सबकी बहुत यादें होती हैं, हमारी बहुत सारी यादें हैं जो कि पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं, आपकी भी कई सारी यादें होंगी, हमारी आपका इंतज़ार करा हमने कई समय पार्लियामेंट में, तो आपकी कुछ ऐसी यादें हैं जो शायद आपको याद आती हों अभी जब आप 28 तारीख को? बहुत यानी मैं तो पार्लियामेंट में एक बार लोकसभा मेरा रहना हुआ, 3 बार मैं राज्यसभा में भी रहा। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि संसद में जो है वो आप जो अंदर देखते हैं वो बाहर ऐसा होता नहीं है। हाँ, बाहर जो है वो हमारे बहुत अंदर जो है बहुत ही कड़े से कड़े जो है वो संवाद भी होते हैं, कड़े से कड़ी बातें भी होती हैं। थोड़ा सा अब ये एक मैं देख रहा हूँ ये चलन थोड़ा कुछ कम हुआ है, क्योंकि जो सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसकी लीडरशिप में जो है वो विज़न, जो डेमोक्रेटिक विज़न है, उसमें थोड़ी सी कंजूसी आ गई है, कमी आ गई है। कंजूसी मैं कहूँगा, कमी मान लीजिए, अब तो थोड़ा कमी कहेंगे तो उनके मानसिक रूप पे उस पर सवाल आ जाएगा। तो वो कंजूसी आने का नतीजा है कि जो
संवाद होता था, संपर्क होता था, समन्वय होता था। अंदर तो होता ही नहीं है, अब बाहर भी नहीं होता। और बाहर भी जो है वो लोग डरे रहते हैं संवाद करने में। लेकिन हम लोग चाहे वो जितनी भी लीडरशिप रही हो, सब करते हैं। मैं तो पहले भी, मेरे पास एक फ़ोटो बड़ा पुराना है जिसमें कि अटल जी हैं बैठे हुए, चंद्रशेखर जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं। उसी तरह का एक फ़ोटो और भी था जिसमें कि अरुण जी हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, राहुल गांधी भी हैं, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। कुछ फोटोग्राफर होते हैं, उन्होंने सेंट्रल हॉल में खींचा था। ऐसे तमाम होता है और बहुत अच्छे संबंध होते हैं। और इस जो अभी नई आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से आज हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया हो गया। तो उन ज़रूरतों के हिसाब से आज जो नया ये संसद का परिसर होगा, वो संसद का परिसर जो है वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से होगा, आज की आवश्यकताओं के हिसाब से होगा। और जो कुछ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ़ौरन मटेरियल चाहिए होता है, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन अब डिजिटल युग में कोई लाइब्रेरी में आप नहीं जाना पसंद करेंगे। आप तो चाहते हैं कि इमीडिएट मिल जाए। तो हर आदमी के पास जो है वो अवेलेबिलिटी होगी हर चीज़। तो उसमें शायद रूम भी हैं, हर एमपीज़ के लिए रूम दिए गए हैं, जो कि अभी यहाँ पे नहीं संभव हो सकता। यहाँ तो मिनिस्टर्स को रूम नहीं मिल पाता क्योंकि बिल्डिंग का जो ऐसा स्वरूप है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के युग के हिसाब से एक बहुत ही मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक जो है वो अवसर होगा और ऐतिहासिक जो है वो क्षण होगा। नकवी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ये एक ऐतिहासिक अवसर है, हम इसका हिस्सा बनेंगे और हमारे दर्शक भी इसका हिस्सा बनेंगे। और एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जाते जाते आखिरी सवाल, ऑन ए लाइटर नोट, हम आपको वापस मंत्रिमंडल में कब देख सकते हैं? देखिए, मेरी लगभग 38 ईयर की पॉलिटिकल जर्नी है, लाइफ है। मैं 20 साल पार्लियामेंट में रहा, 10 साल मंत्री रहा। अब जो है वो कुछ लोग जो है वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग हमेशा जो है वो असंतुष्ट रहते हैं। तो मैं तो संतुष्ट रहने वाले लोगों में हूँ, जो भी जिम्मेदारी जिस समय भी दी जाती है उसको पूरा करते हैं। नकवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।